नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले की वीडियो में शीत युद्ध के आयाम को समझते हुए उसके घटनाक्रम के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और जहाँ से हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ते हुए इस विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि किसी भी देश या दो देशों के बीच का जो संबंध है वो उनके राजनीतिक नेतृत्व की सूझबूझ, उनकी समझ, वैश्विक मामलों में उनकी अभिरुचि, वैश्विक मामलों की उनकी समझ और उनका व्यक्तित्व, उनकी दृष्टि, उनकी वैश्विक दृष्टि, इन सारे विषयों को मिलाकर के, इन सारी चीजों को मिलाकर के तय होती है। और हमने इसके पहले जब चर्चा की थी तो देखा था कि कैसे स्टालिन और रूजवेल्ट के जो व्यक्तिगत संबंध थे या जो उनका व्यक्तित्व था, कहीं न कहीं शीत युद्ध अपने चरम पर उस दौर में नहीं था। लेकिन रूजवेल्ट की मृत्यु के पश्चात, अप्रैल 1945 में जब रूजवेल्ट की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात ट्रूमैन की नीति न सिर्फ अमेरिकी वर्चस्व को स्थापित करने का एक प्रयास होता है, बल्कि कहीं न कहीं अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के क्रम में पूरा का पूरा जो वैश्विक मंच है उसको शीत युद्ध के वातावरण में परिणत करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से अणु बमों का इस्तेमाल और किस तरह से अविश्वास की जो एक रेखा है उन स्टालिन और ट्रूमैन के बीच में खींच जाती है, और जो एक तरह से मौन समझौता स्टालिन और रूजवेल्ट के मध्य हुआ था, जिसमें कि रूजवेल्ट इस बात की तरफ अनिच्छुक था कि अमेरिका यूरोप की धुरी या केंद्र के रूप में अपनी भूमिका निभाए, और इसके प्रत्युत्तर में स्टालिन भी यूरोप के उस वर्चस्व की होड़ से अपने आप को बचा रहा था। लेकिन रूजवेल्ट की मृत्यु के पश्चात और स्टालिन की इन नीतियों के कारण जो ट्रूमैन ने अपनी अमेरिकी नीति स्थापित की, उस नीति के कारण स्टालिन भी अब यूरोप के सोवियतीकरण की तरफ या साम्यवादीकरण की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, या उसकी दिशा में वो आक्रामक होकर के उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। और हम जब उस काल की परिस्थितियों को जब समझते हैं, देखते हैं, तो हम इसको भली भांति समझ पाते हैं कि किस प्रकार से वो तत्कालीन परिस्थितियां जो रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच की एक सहमति थी, वो कैसे बिखरती हुई सी दिखाई देती है, टूटती हुई सी दिखाई देती है। और जो एक तरह से यूं कहें कि 1917 का बोल्शेविक क्रांति के समय का जो अविश्वास की जो स्थिति थी वो अब एकदम सतह पे आ जाती है। एक तरह से समय की धुरी अपने इस काल से पीछे जो मित्र राष्ट्रों की जो एक मित्रता थी उसको दरकिनार करते हुए, उसको हाशिए पे रखते हुए पुनः जो एक अविश्वास का दौर न सिर्फ शुरू होता है बल्कि एक वर्चस्व की होड़ भी शुरू हो जाती है। और इस वर्चस्व की होड़ में जो एक प्रमुख मुद्दा बनता है वो होता है पोलैंड। पोलैंड का मुद्दा शीत युद्ध के दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, और यह मुद्दा सोवियत संघ की ईमानदारी का एक निर्णायक मुद्दा भी बनता है।
एक निर्णायक प्रश्न बन जाता है कि पोलैंड की स्थिति पर किस तरह के वो अपनी स्थिति स्पष्ट करता है। यहां पर इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस पोलैंड के प्रश्न को लेकर के जो क्रीमिया के सम्मेलन में, याल्टा के सम्मेलन में कोई निर्णय नहीं हो पाया। जो 4 फरवरी 1945 से और 11 फरवरी 1945 के बीच में जो याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो याल्टा सम्मेलन हुआ, जो क्रीमिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, उस सम्मेलन में इस पोलैंड के विषय को लेकर के कोई सहमति नहीं बन पाई। पश्चिमी धुरी और सोवियत संघ के मध्य सोवियत संघ इस बात के लिए अड़ा हुआ था कि जो पोलिस जो सीमा है, जो सोवियत संघ और पोलैंड की जो सीमा है, वो 1941 की सोवियत पोलिस सीमा को ही स्वीकार किया जाए, जिस पर पश्चिमी देशों में कोई सहमति नहीं बनी। दूसरा, सोवियत संघ ये चाहता था कि पोलैंड को जर्मनी के कुछ जो क्षेत्र हैं वो पोलैंड को प्रदान किए जाए, और इस पर भी जो पश्चिमी जो देश थे वो भी इस बात को लेकर के सहमत नहीं थे। और इस बात पर निर्णय न होने के कारण इसको आगे की शांति संधि के लिए छोड़ दिया गया कि इस पर जो निर्णय होगा वो आगे की शांति संधि में किया जाएगा। इसी बीच जो एक उसके पूर्व जो घटनाक्रम होता है, उसमें जुलाई 1944 में सोवियत संघ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पोलैंड में लुब्लिन में एक सरकार की स्थापना करा देता है, जिसका कमोवेश पोलैंड के संपूर्ण क्षेत्र पर अपना प्रभाव रहता है, होता है। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि पोलैंड की एक निर्वासित सरकार, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, लंदन में भी थी, और कहीं ना कहीं वो भी इस बात का दावा कर रही थी कि वो पोलैंड की जनता का प्रतिनिधित्व करती है या उसकी जनमानस की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और कहीं ना कहीं ये विषय जो है ये महत्वपूर्ण थे। याल्टा सम्मेलन में, जो क्रीमिया का सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ, उसमें यह तय हुआ कि सोवियत संघ और अन्य जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पोलैंड में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, और उस चुनाव में सभी को एक बराबर का प्रतिनिधित्व उसमें प्राप्त हो और सभी की भागीदारी उसमें दिखाई दे। इस प्रक्रिया, इसको रूजवेल्ट जो है इसको स्वीकार कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की उनकी आलोचना भी होती है कि याल्टा सम्मेलन में पोलैंड के संदर्भ में वो सोवियत प्रभाव को वो स्वीकार कर लेते हैं। पोलैंड में चुनाव होते हैं और साम्यवादी प्रभाव की सरकार भी बनती है, लेकिन उसमें कृषक दल भी उस चुनाव में एक जो है वो
महत्वपूर्ण स्थिति में रहता है और धीरे धीरे उसका प्रभाव पोलैंड में बढ़ता है। कृषक दल, और इस कृषक दल के बढ़ते हुए प्रभाव से कहीं न कहीं सोवियत संघ और पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार है वो सुसंकित होती है कि इसके पीछे पाश्चात्य जगत का कहीं न कहीं एक परोक्ष हाथ है, और साम्यवादी सरकार के द्वारा उस कृषक दल का दमन शुरू हो जाता है। और इस घटनाक्रम के बाद पोलैंड में वस्तुतः एक पूर्ण रूपेण से साम्यवादी प्रभाव की सरकार की स्थापना हो जाती है। और याल्टा सम्मेलन में, जो क्रीमिया के सम्मेलन में जिस बात की सहमति बनती हुई दिखाई दी थी कि इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व होगा और एक निर्वाचित सरकार की स्थापना होगी, ये उद्देश्य जो है वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इस पोलैंड में साम्यवादी प्रभाव की सरकार की स्थापना हो जाती है। लेकिन एक बात यहां महत्वपूर्ण है कि साम्यवादी सरकार की स्थापना के बावजूद भी पोलैंड की जो साम्यवादी व्यवस्था में राष्ट्रीयता के जो तत्व हैं वो विद्यमान रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं पोलैंड के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीय जो विषय का जो पक्ष है वो काफी गहराई तक जुड़ा रहता है। इस घटनाक्रम से विशेष तौर पे ब्रिटेन और फ्रांस को काफी आघात लगता है, क्योंकि जब हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की तरफ देखते हैं या पड़ताल करते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो 1939 में 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में जब सम्मिलित होते हैं या जो युद्ध की घोषणा करते हैं, वो कहीं न कहीं उनका पोलैंड की सुरक्षा का जो वचन उन्होंने दिया हुआ होता है, पोलैंड की सुरक्षा के वचन के कारण ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होते हैं। आप जानते हैं कि उस समय के दौर में तमाम गुप्त संधियां होती हैं और राष्ट्रों के बीच का परस्पर विश्वास काफी बढ़ चुका होता है। यहां एक चीज और उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में पोलैंड के कारण, पोलैंड की रक्षा का जो वचन था उसको निभाने के कारण वो सम्मिलित हुए, लेकिन सोवियत संघ स्वयं पोलैंड पर आक्रमण करने का विचार कर रहा था। ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो पक्ष है कि सोवियत संघ उस समय तो स्वयं जो है वो इस पर जो पोलैंड की उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो परिस्थितियां बनी, फिर अंततः सोवियत संघ जो है मित्र राष्ट्रों के साथ आकर के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होता है, क्योंकि जर्मनी रूस पर आक्रमण कर देता है और उस घटनाक्रम के हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस याल्टा सम्मेलन के निष्कर्ष पूर्ण न होने पर या उन निर्णयों के फलीभूत न होने पर और सोवियत संघ के द्वारा एक तरह से पोलैंड में अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण ब्रिटेन और फ्रांस और पश्चिमी देश ये महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं उसके द्वारा इस समझौते का, इस भावना का उल्लंघन किया गया है जो मित्र राष्ट्रों के बीच बना हुआ था और जो याल्टा सम्मेलन के दौरान जिसको रूजवेल्ट ने स्वीकार किया था, जिसको पाश्चात्य देशों ने स्वीकार किया था। ये बहुत बड़ा शीत युद्ध का एक विषय होता है। पोलैंड के विषय ने
पाश्चात्य देशों और सोवियत संघ के बीच का जो खाई थी उसको और बढ़ा दिया। दूसरा, इसके बाद जो एक और घटनाक्रम जिसने पूरे शीत युद्ध को और प्रभावित किया वो था बाल्कन समझौते की अवहेलना। जो बाल्कन क्षेत्र था, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया, इस क्षेत्र को लेकर के अक्टूबर 1944 में स्टालिन और चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, वो मॉस्को में अपने विदेश मंत्रियों के साथ अक्टूबर 1944 में एक शिखर वार्ता करते हैं और उस शिखर वार्ता में बाल्कन राज्यों के भविष्य का निर्णय किया जाता है। अक्टूबर 1944 में स्टालिन और विंस्टन चर्चिल बाल्कन राज्यों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए मॉस्को में अपने विदेश मंत्रियों के साथ एक सम्मेलन करते हैं और इसमें ये कमोवेश सहमति बनती है, इस बात पर निर्णय होता है कि जो विभिन्न जो बाल्कन क्षेत्र हैं उनका किस प्रकार से अपने अपने प्रभाव क्षेत्र या उनकी अधिकारिता का क्या अनुपात होगा या किस रूप में उसका एक तरह से बंटवारा किया जाएगा। और इस बात में सहमति बनती है कि रोमानिया में 90% जो है वो सोवियत संघ की अधिकारिता रहेगी, वहीं ग्रीस में 90% ब्रिटेन का रहेगा और बाकी का 10% रहेगा। रोमानिया में जैसे मैंने बताया कि सोवियत संघ का 90% और बाकी शेष अन्य जो है यानी पश्चिमी क्षेत्र का 10% प्रभाव या अधिकार क्षेत्र रहेगा। हंगरी और यूगोस्लाविया में 50-50% की जो की बात हुई, की भागीदारी की बात हुई। बुल्गारिया में 75% जो है भागीदारी की बात हुई यूएसएसआर की। और एक तरह से इन दो प्रधानमंत्रियों ने मिलकर यह तय कर दिया कि बाल्कन जो क्षेत्र के जो राज्य हैं उनके राजनीतिक और उनकी स्थितियों के बारे में एक तरह से निर्णय कर लिया गया और इस बात की परवाह भी नहीं की गई, इस बात की घोर उपेक्षा की गई कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के या जनमानस की अपनी अपेक्षाएं क्या हैं, वो किस प्रकार की राजनीतिक संरचना का निर्माण करना चाहते हैं और किस प्रकार से उस सरकार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। इसकी परवाह किए बिना बाल्कन जो क्षेत्र था उसकी पूरी जो है एक तरह से उसको बंटवारा कर दिया जाता है। जब दोनों नेताओं के द्वारा बाल्कन क्षेत्र की भविष्य का निर्धारण हो गया, लेकिन यह संधि भी कहीं ना कहीं अक्षुण्ण नहीं रही। इसमें भी इसकी भी अवहेलना होने लगी, जो सहमति बनी थी उसकी भी अवहेलना होने लगी और ग्रीस जिसमें ब्रिटेन का प्रभाव था, उस ग्रीस के अतिरिक्त बाकी अन्य देशों में सोवियत साम्यवादी जो विचारधारा का एक तरह से प्रभाव स्थापित कर दिया गया सोवियत संघ के द्वारा और साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर दी गई। जैसे कि हम जानते हैं कि बुल्गारिया में 75% सोवियत संघ की भागीदारी थी, रोमानिया में 90% थी, यूगोस्लाविया और हंगरी में 50-50% की भागीदारी थी। और कहीं ना कहीं इस अपने सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के इन राज्यों में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और इस बात
की परवाह नहीं की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा वहां पर सरकारों की स्थापना की जाए। सिर्फ यूगोस्लाविया में, जिसमें कि टीटो साम्यवादी सरकार की स्थापना करते हैं और जिसको टीटो को ब्रिटिश व्यवस्था का भी समर्थन मिलता है, और कहीं ना कहीं यूगोस्लाविया में छोड़कर शेष अन्य राज्यों में साम्यवादी सरकारों के पक्ष में जनमत शायद नहीं था। इन बाल्कन क्षेत्रों में सोवियत सरकार, साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाती है और ग्रीस में ब्रिटिश प्रभाव रहता है, लेकिन ग्रीस पर भी निरंतर यह दबाव बना रहता है कि वहां भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हो जाए। अब पाश्चात्य देशों की यह चिंता हो जाती है, ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, कि ग्रीस में साम्यवादी प्रसार को कैसा रोका जाए, कैसे सोवियत संघ के प्रसार को ग्रीस में रोका जाए। और जो अभी तक सोवियत जो एक तरह से प्रभाव क्षेत्र विस्तार कर रहा था पूर्वी यूरोप में, कहीं ना कहीं अब बाल्कन क्षेत्र जो है वह शीत युद्ध का नया रण क्षेत्र बन गया। शीत युद्ध का ये नया रण क्षेत्र बन गया कि कैसे अपना प्रभाव विस्तार इस क्षेत्र के राज्यों में किया जाए और बिना जनमानस की भावनाओं की कद्र किए हुए वहां पर साम्यवादी और सोवियत प्रभाव की सरकारें स्थापित हो गई। तो एक जो बड़ी समस्या जो है वह यह बाल्कन समझौते की अवहेलना जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा शीत युद्ध के इस विस्तार का, या उसको एग्रीवेट करने का, उसको और ज्यादा बढ़ाने का। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे के हम लेक्चर में जो शीत युद्ध के अन्य जो घटनाक्रम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और आशा है कि ये जो लेक्चर है, जो हमने एक आपस में बात की, डिस्कशन किया, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, या मैं आपको समझा पाने में थोड़ा बहुत सफल होऊंगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।